हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। और आज हम अपने सिलेबस की 4th यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जिसमें हम 16 फैमिलीज, चौथी और 5वीं यूनिट में जो एंजियोस्पर्म की 16 फैमिलीज हैं उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी के साथ में हम हमारे सिलेबस की जो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत दी गई प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की फैमिलीज हैं उनको भी हम इन्हीं फैमिलीज के साथ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हमारी पहली फैमिली है वो है हमारी क्रूसीफेरी, ब्रेसिक्रेसी या सरसोंकुल। क्रूसीफेरी का एक नाम और दिया गया है ब्रेसिक्रेसी या सरसोंकुल। एक एक मेंबर को हम टोटल जो एक एक मेंबर हैं हमारे, उनके बारे में हम देखते हुए चलेंगे और इस प्रकार से देखते हुए चलेंगे और एक एक मेंबर को हम उसके रेफरेंस में, फैमिली के रेफरेंस में एक एक मेंबर को हम आगे चलकर एक एक मेंबर को हम रिप्रेजेंटेटिव मेंबर की तरह लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हर फैमिली को पढ़ने का एक पैटर्न है और उसी पैटर्न को हमको फॉलो करना है जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। इसमें आपको किसी भी तरीके से हैपेजार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फैमिली की टैक्सोनॉमी देखेंगे, यानी उस फैमिली को, जिस फैमिली को हम पढ़ने वाले हैं उस फैमिली की हम बेंथम एंड हुकर के अनुसार वर्गीकरण देखेंगे, यानी उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होगी उसके बारे में देखेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन जब हम देख लेंगे तो उसके बाद में हम उसके विभेदात्मक लक्षणों को देखेंगे, यानी किन लक्षणों के आधार पर हम उस फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हर फैमिली के अंदर कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिनके आधार पर, हर फैमिली के अंदर कुछ इस प्रकार के लक्षण होंगे जिनके आधार पर हम उस फैमिली को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये आइडेंटिफाई कर पाने के लिए विभेदात्मक लक्षण जो केवल उसी फैमिली के अंदर देखने को मिलेंगे ये पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम पहले विभेदात्मक लक्षण देखेंगे, फिर उसके बाद हम कायिक लक्षण देखेंगे। जब हमारे कायिक लक्षण कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अपने पुष्पीय लक्षणों पर आ जाएंगे। कायिक लक्षणों में सबसे पहले हम जड़ किस प्रकार की है, जड़ के पॉइंट लिखेंगे। तना किस प्रकार का है, तने के पॉइंट लिखेंगे। पर्ण किस प्रकार की है, पर्ण के पॉइंट लिखेंगे। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षणों में सबसे पहले, पुष्पीय लक्षणों में हम सबसे पहले पुष्पक्रम के बाद, जब पुष्पीय लक्षणों में पुष्पक्रम के बाद बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। कई फैमिलीज़ के अंदर हमको कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है अनुबाह्य दलपुंज देखने को मिल जाए तो अनुबाह्य दलपुंज भी लेंगे, एपिकैलिक्स। कई बार हमको दल और बाह्य दल एक समान मिल जाएंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दलाब कहेंगे। ठीक, तो बाह्य दलाब भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की जब कंडीशंस, जैसी जैसी कंडीशंस हमारे सामने आती जाएंगी वो देखते हुए चलेंगे। जब ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, पुष्पक्रम है, अनुबाह्य दलपुंज है, दलाब है तो दलाब है, नहीं बाह्य दलपुंज है, पुमंग है, जायांग है, इनसे रिलेटेड हम हर पॉइंट को लिखेंगे। जब ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में आएगा हमारा पुष्प कैसा बना, उसके अंदर बीज कैसे बने, फल कैसा बना, उन पॉइंट को लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम फ्लोरल फार्मूला कैसा रहा हमारा, फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे और लास्ट में जाकर हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। जब हमारा फ्लोरल डायग्राम बन जाएगा तो फ्लोरल डायग्राम बनाने के बाद हम उस फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखेंगे। यानी कहने का मतलब अब हम फैमिलीज वाइज भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हुए चलेंगे। तो फैमिली के आधार पर जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हुए चलेंगे तो हर फैमिली में हमको अलग अलग प्रकार के, हर फैमिली के अंदर हमको अलग अलग प्रकार के पादप देखने को मिलेंगे। कुछ पादप हो सकता है कि हमको खाद्य मिले, तेल प्रदान करने वाले, खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले, औषधीय पादप, सजावटी पादप, तो उनको हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम वर्गीकरण लिखते हैं। वर्गीकरण में सबसे पहले आएगा हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, पहला पॉइंट हमारा ये ही चलेगा, वर्गीकरण। ठीक, अब वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास आता है डिवीज़न। ठीक है ना, डिवीज़न का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं प्रभाग। ठीक है ना, हिंदी में डिवीज़न को क्या कहते हैं, प्रभाग। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही है कि हमको ये डिवीज़न पता होना चाहिए, इसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। वैसे तो ये जो सिस्टमेटिक पोजीशन है इसको लिखने का एक पैटर्न होता है कि हम इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में और इटैलिक्स फॉन्ट में लिखें, यानी वो फैलता
हुआ जाना चाहिए, एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन, वो तिरछे क्रम में हमको लिखना होता है। लेकिन उस पैटर्न को हम फॉलो ना करते हुए यहाँ पर सीधा ही लिखेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि कभी यदि हमको लिखना पड़े एग्ज़ाम में, जैसे किसी फैमिली का डिटेल्ड हम फैमिली के बारे में डिटेल्ड वर्गीकरण हमसे पूछ लिया जाए और आप वर्गीकरण लिख रहे हो, तो आपको तिरछे ऑर्डर में ही लिख करके आना है। ठीक, तो सबसे पहले आता है डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। सबसे पहले इसमें वर्गीकरण में क्या आएगा, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। फिर इसके बाद क्लास आती है क्लास डाइकोटिलिडेनी, क्लास वर्ग कौन सा आएगा इसमें, डाइकोटिलिडोनी, द्विबीजपत्री, डाइकोटिलिडोनी, NAE, ठीक है ना। फिर आएगी इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट कौन सा आएगा, सब क्लास, उपवर्ग। अभी मैं पहली बार आपको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट फैमिली जैसे जैसे आने लगेंगी हम हिंदी में भी लिखना चालू कर देंगे। पहले आप एक बार एक फैमिली का पैटर्न इंग्लिश में देख लीजिए, फिर हम एक हर फैमिली के अंदर हर टर्म को, जो हमारी जितनी भी टेक्निकल टर्म आएंगी उनको हम बाइलिंगुअल तरीके से ही लेते चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के तौर पर। ठीक, तो सब क्लास उपवर्ग में क्या आएगा, पॉलीपेटेली। उपवर्ग कौन सा होगा, पॉलीपेटेली, PETALAE, पॉलीपेटेली, PETALAE, ठीक है ना, पॉलीपेटेली। सब क्लास उपवर्ग के बाद आती है सीरीज श्रेणी, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, थैलेमीफ्लोरी, ठीक है ना। अब देखो ये वर्गीकरण हमारा, अब हम इतना आराम से इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हम बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण को पढ़ चुके हैं, और बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग ही हम इन फैमिलीज के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ना हम एंगलर पेंटल का काम में लेंगे, ना हम तख्ताजन का काम में लेंगे, ना बेसी का, ना ओसवाल्ड टिप्पो का, कोई भी वर्गीकरण। भले ही अदर कंट्रीज़ के अंदर सारे वर्गीकरण फॉलो किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्गीकरण फॉलो नहीं किए जा रहे, उन वर्गीकरण को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर यदि आप देखोगे तो हर कंट्री के अंदर अलग अलग वर्गीकरण है, लेकिन हम अपने जो वर्गीकरण का मेथड रखेंगे वो इस टाइप का वर्गीकरण का मेथड रखेंगे कि हम अपने वर्गीकरण के मेथड में सिर्फ बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण को फॉलो करेंगे। क्योंकि जो इंडिया में और इंग्लैंड के अंदर, इंडिया में और इंग्लैंड में किस टाइप का वर्गीकरण फॉलो किया जाता है, इंडिया और इंग्लैंड के अंदर केवल हम बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण को फॉलो करते हैं। बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के अनुसार ही हम अपनी बॉटनी की पुस्तकों को अरेंज करते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स को अरेंज करते हैं, और इसके अलावा हमारे हर्बेरियम को अरेंज करते हैं। तो अब बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण की आउटलाइन हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमको बहुत कम दिक्कत आएगी, है ना। दिक्कत आएगी तो बहुत कम आएगी दिक्कत, और हमारे लिए अब ये बहुत फीजेबल होता चला जाएगा कि अब हम समझने लग जाएंगे कि जैसे एंजियोस्पर्मी का मतलब एंजियोस्पर्म की बात है, यानी एंजियोस्पर्म है, सरसों क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक, और कैसा है भैया, ये फैमिली कैसी है, डाइकोटिलिडोनी है, द्विबीजपत्री है। ठीक, पॉलीपेटेली है, पॉली का मतलब पृथक, पेटल्स का मतलब, पेटल किसकी यूनिट बताई मैंने, सिंगल यूनिट किसकी बताई, कोरोला की। तो कोरोला अलग अलग है, यानी पृथक दलीय अवस्था है, कोरोला अलग अलग है, इसका मतलब पृथक दलीय अवस्था है। सीरीज कौन सी आ जाएगी इसमें, थैलेमीफ्लोरी, ठीक है ना, सीरीज कौन सी आ जाएगी, थैलेमीफ्लोरी। ऑर्डर गण पैराइटेल्स, ऑर्डर कौन सा आएगा इसके अंदर, ऑर्डर कौन सा आएगा, पैराइटेल्स, ठीक है ना। अब देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप गण लिखो तो इसके अंदर एल सफिक्स आएगा, ALES, ठीक है ना, एल सफिक्स आएगा। यदि आप हिंदी में इसको लिखोगे गण को, तो इंग्लिश में तो आप पैराइटेल्स लिखोगे और हिंदी में इसको क्या कर दोगे, पैराइटेलीज, ठीक है ना। हिंदी में पैराइटेलीज होगा इसका वर्जन, इसका हिंदी वर्जन क्या होगा, पैराइटेलीज होगा। ऑर्डर में आपने लिख दिया पैराइटेल्स। अब फैमिली आ जाती है हमारे पास में, कौन सी फैमिली आ गई, ब्रेसिक्रेसी। फैमिली कौन सी आ जाएगी, फैमिली में हम लिख लेंगे ब्रेसिक्रेसी, ठीक है ना। ये पहले क्रूसीफेरी कहा करते थे, इसका बदला हुआ नाम ब्रेसिक्रेसी है, ठीक है ना, BRASSICA, है ना, CEAE, ठीक है ना। फैमिली हमारे पास में कौन सी आ गई, ब्रेसिक्रेसी। तो ये हमारे पास में सबसे पहले वर्गीकरण आ गया। अब वर्गीकरण जैसे ही हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हमारा जो बोर्ड वर्क होगा वो इस प्रकार से होगा कि हम वर्गीकरण को एक तरफ हटा करके अलग रख देंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं
सबसे पहले विभेदात्मक लक्षण कि इस फैमिली को हम किस इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, विभेदात्मक लक्षण, ठीक है ना। विभेदात्मक लक्षणों की यदि हम बात करें तो विभेदात्मक लक्षण कौन कौन से होंगे इस फैमिली की बात करते हैं भैया। विभेदात्मक लक्षणों में होंगे कि पुष्पक्रम कैसा होगा इसका, इन्फ्लोरोसेंस, असीमाक्षी असीमाक्ष, पुष्पक्रम कैसा देखने को मिलेगा इसका, हमको पुष्पक्रम देखने को मिलेगा असीमाक्षी असीमाक्ष, असीमाक्षी असीमाक्ष, असीमाक्षी असीमाक्ष, रेसीम रेसीमोज, रेसीम रेसीमोज। कोई अपवाद भी देखने को मिलेगा, जैसे इसका एक मेंबर है चांदनी, ठीक है ना, आइबेरिस अमारा, वो हर चीज़ में अपवाद दर्शाएगी क्रूसीफेरी फैमिली में, तो उसके अपवाद के तौर पर भी हम उसको देखते हुए चलेंगे। असीमाक्षी असीमाक्ष आ गया। फिर इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास में, अगला आ जाता है हमारे पास में जायांग, ठीक है ना। अगला आता है हमारे पास में पुष्प, पुष्प कैसे होंगे इसके, चतुर्थई, पुष्प कैसे होंगे, अब कॉमा लगा करके ही काम चलाना पड़ेगा। पुष्प कैसे होंगे हमारे पास में, चतुर्थई, ठीक है ना, चतुर्थई, ठीक है ना। चतुर्थई का मतलब टेट्रामेरस, चतुर्थई का मतलब क्या होगा, टेट्रामेरस, MEROUS, टेट्रामेरस का मतलब यानी इस कुल के जो मोस्टली फ्लावर्स होंगे उनके अंदर 4 दल पाए जाएंगे, ठीक है ना। पंचतई पेंटामेरस, ऐसे ही चतुर्थई टेट्रामेरस, ठीक है ना। पुष्प कैसे होंगे, चतुर्थई होंगे, ठीक। दलपुंज कैसा होगा इसका, क्रूसीफॉर्म, दलपुंज जो विन्यास मिलेगा हमको, एस्टिवेशन जो इसके अंदर देखने को मिलेगा कैसा मिलेगा, क्रूसीफॉर्म, ठीक है ना, क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म तरीके से वो देखने को मिलेगा, यानी कि दल आपस में एक दूसरे में से क्रॉस वत विन्यास देखने को मिलेगा, जिसको हम शॉर्ट में इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और इसी दलपुंज जब क्रॉस शेप्ड होते हैं, क्रॉस वत होते हैं, तो इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया था, क्रूसीफेरी फैमिली रखा गया। फिर इसके बाद पुमंग होंगे इसमें चतुर्दीर्घी, ठीक है ना, पुमंग होंगे इसमें, इसके अंदर कैसे चतुर्दीर्घी होंगे, ठीक है ना, चतुर्दीर्घी, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपको एक एक को बहुत ज़्यादा बहुत कीन नोटिसिफिकेशन रखना है इनके ऊपर, क्योंकि लास्ट में यही सब जब ये फैमिलीज इस तरीके से कंप्लीट होती जाएंगी, एक एक फैमिली कंप्लीट होती जाएगी, तो लास्ट में अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, आइडेंटिफाई करना कह दो चाहे याद करना कह दो। अब वही वाली बात आ गई जो पहला पॉइंट था टैक्सोनॉमी का, टैक्सोनॉमी का पहला पॉइंट यही होता है कि आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना, नामकरण करना, फिर उसके बाद अंतर्जातीय वर्गों के बीच में संबंध स्थापित करना। अब आइडेंटिफिकेशन पर ही अटक गए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो आइडेंटिफाई करना, या फिर इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि अक्सर बच्चे अपनी लैंग्वेज में पूछते हैं सर याद कैसे करें, तो याद करने का तरीका यही होता है कि आपको विभेदात्मक लक्षण पता होने चाहिए। चतुर्दीर्घी पुंकेसर का मतलब यानी कि 4 पुंकेसर बड़े मिलेंगे। 4 पुंकेसर कैसे मिलेंगे, बड़े। टोटल पुंकेसर कितने मिलेंगे, 6, 6 में से 2 छोटे 4 बड़े, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कैसी आएगी, चतुर्दीर्घी। अब आपसे यदि कोई ये भी पूछ लेना, कई बार जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत विभेदात्मक लक्षण ही दे दिए जाते हैं। अब विभेदात्मक लक्षण दे दिए और विभेदात्मक लक्षण दे करके ये पूछा जाता है कि कौन सी फैमिली है आप बताइए। तो जब आपको विभेदात्मक लक्षण बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा हमको कि हम जो फैमिली का जो पॉइंट होगा ना हमारा, उस पर हम ईजिली टिक कर देंगे कि ये फैमिली है, और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन सही हो जाएगा तो मज़े ही मज़े, फिर तो हमारा नंबर आ जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो पुमंग कैसे होंगे भैया, चतुर्दीर्घी होंगे, ठीक। पुमंग कैसे होंगे, चतुर्दीर्घी, 4 बड़े 2 छोटे, नाम से ही क्लियर है, ठीक। 6 पुंकेसर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर इसके बाद जायांग, द्विअंडपी और युक्तांडपी। जायांग कैसा होगा, जायांग, ठीक है ना। मादा पुष्प चक्र की बात करें तो जायांग कैसा होगा, द्विअंडपी, 2 अंडप वाला होगा, द्विअंडपी, ठीक। इसके अलावा कैसा होगा भैया, युक्तांडपी। द्विअंडपी के अलावा कैसा होगा, युक्तांडपी। सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एक कोष्ठकी होगा, ठीक है ना, एक कोष्ठी होगा, यूनिलोक्यूलर होगा, ठीक है ना, एक कोष्ठ होगा, ठीक है ना, एक कोष्ठकी होगा, ठीक है ना, यूनिलोक्यूलर होगा, द्विअंडपी होगा और युक्तांडपी होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं बीजांडन्यास, प्लेसेंटेशन कैसा होगा, ठीक है ना। बीजांडन्यास की बात करें कि बीजांडन्यास कैसा होगा, बीजांडन्यास प्लेसेंटेशन कैसा होगा,
प्लेसेंटेशन कैसा होगा, पैराइटल भित्तीय। बीजांड न्यास कैसा होगा, भित्तीय पैराइटल। पैराइटल बीजांड न्यास कैसा हो जाएगा, भित्तीय। ठीक, अब देखो हमने एक एक पॉइंट उठाया कि पुष्पक्रम कैसा था, 80 मार्क्स ही 80 मार्क्स, पुष्प कैसा है, चतुर्थई, दलपुंज कैसे मिलेंगे, हर चीज़ का एक पॉइंट है। दलपुंज क्रूसीफॉर्म, पुमंग चतुर्दीर्घी, जायांग द्विअंडपी और युक्तांडपी और एक कोष्ठकी। ठीक है ना। बीजांड न्यास भित्तीय, बीजांड न्यास भित्तीय। ठीक, और बीज अभ्रूणपोषी, बीज कैसा होगा, अभ्रूणपोषी। ठीक है ना। बीज कैसे होंगे भैया, अभ्रूणपोषी। ठीक है ना, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है ना। बीज कैसे होंगे, अभ्रूणपोषी। ठीक, बीज पत्रों में बसीय तेल होगा। ठीक है ना। बीज पत्रों में कैसा होगा, बीज पत्र तेलीय होंगे। ठीक है ना। बीज पत्रों के अंदर तेल होगा। ठीक है ना, तेल ऑयल प्रेजेंट होगा, बीज पत्रों के अंदर तेल प्रेजेंट होगा। ठीक, अब इतने सारे पॉइंटों को यदि डायरेक्ट एक साथ, कई बार जब एग्जामिनेशन के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब एग्जाम क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है ना, तो वो कैसे करेगा, 80 मार्क्स ही 80 मार्क्स पुष्पक्रम, चतुर्थई क्रूसीफॉर्म दलपुंज, पुष्प चतुर्थई क्रूसीफॉर्म दलपुंज दलपुंज चतुर्दीर्घी पुंकेसर। ठीक है ना। जायांग द्विअंडपी और युक्तांडपी, वित्तीय बीजांड न्यास और अभ्रूणपोषी बीज जो तेलीय होते हैं। ठीक है ना। किस कुल की विशेषता है, अब 4 कुल रख देगा तो आपको यदि ये समझ में आ गया कि चतुर्दीर्घी पुंकेसर और क्रूसीफॉर्म दलपुंज विन्यास, 2 भी याद रह गए तो आप तुरंत टिक कर दोगे कि क्रूसीफॉर्म में। ठीक है ना, तुरंत टिक कर दोगे कि क्रूसीफेरी फैमिली की बात हो रही है। ठीक, अब इसी के आगे चलते हैं। इस कुल के लगभग 375 वंश और 3200 जातियां हैं। इस कुल में कितने, 375 वंश और 3200 जातियां हैं इसकी क्रूसीफेरी की। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि इसी प्रकार से जब हम आगे चलते चलेंगे तो अब हमारे पास में हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, कौन सा, कायिक लक्षण। अगला पॉइंट कौन सा आ जाता है हमारा, कायिक लक्षण आ जाएगा। ओके, तो अब कायिक लक्षणों का पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो कायिक लक्षणों को देखते हैं कि कायिक लक्षणों के अंदर क्या देखने को मिलेंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं विभेदात्मक लक्षणों को, या फिर ऐसा करते हैं हम वर्गीकरण को मिटा देते हैं। ठीक, वर्गीकरण का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंतर्गत फिर इधर आ जाते हैं भैया। ठीक, इधर आ गए कि कायिक लक्षणों में इस कुल के पादप मुख्यतया कैसे होते हैं, शाकीय होते हैं। ठीक है ना। हेडिंग डाल लेते हैं कायिक लक्षण, हेडिंग डाल लिया कायिक लक्षण। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे होंगे, पादप कैसे होंगे, इस कुल के पादप शाकीय होंगे। ठीक है ना, हर्बीशियस नेचर के होंगे। कैसे होंगे, शाकीय होंगे। शाकीय होने के अलावा शाकीय पादप वार्षिक। ठीक है ना, ब्रेसिका, द्विवर्षीय मूली और सलजम। ठीक है ना। शाकीय पादप कैसे होंगे, शाकीय पादप तो होगा ब्रेसिका। ठीक है ना। शाकीय पादप का एग्जाम्पल तो कैसा होगा, ब्रेसिका। जनरली तो शाकीय ही मिलेंगे, जनरली तो कैसे मिलेंगे, शाकीय। द्विवर्षीय के अंतर्गत कौन आ जाएगा, मूली और सलजम। द्विवर्षीय का एग्जाम्पल कौन सा होगा, द्विवर्षीय का एग्जाम्पल होगा हमारा मूली और सलजम, मूली और सलजम। ठीक है ना, मूली और सलजम। अब बहुवर्षीय पादप कौन कौन से होंगे हमारे, बहुवर्षीय पादप। ठीक है ना, पेरी एनुअल प्लांट्स। ठीक है ना, बाई एनुअल प्लांट्स तो कौन कौन से होंगे, मूली और सलजम। और पेरी एनुअल प्लांट्स कौन से होंगे, पारसीनिया। ठीक है ना, पेरी एनुअल प्लांट कौन सा होगा हमारा, पारसीनिया। ठीक है ना, पेरी एनुअल प्लांट कौन सा होगा हमारा, पारसीनिया। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा ये पादप, ये इनका क्या हो गया, हमारे पास में प्लांट्स की नेचर हो गई। प्लांट्स की नेचर समझ में आने के बाद अब हम अगला पॉइंट देखते हैं हमारा रूट। ठीक है ना, प्रकृति हो गई ये। कायिक लक्षणों में पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया भैया, कि इस कुल के पादपों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है भैया रूट। ठीक है ना, जड़। ठीक, रूट के अंतर्गत देखते हैं भैया जड़ कैसी होगी, प्राय मूसला मूल होती है, मूली में जड़ तर्कु रूपी। ठीक है ना, प्राय कैसी मिलेगी भैया, प्राय मूसला मूल होती है। देखो मूल तंत्र
दो टाइप का देखने को मिलता है हमको, या तो टैप रूट सिस्टम या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। या तो हमको कैसा मिलेगा, टैप रूट सिस्टम या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। देखो टैप रूट सिस्टम है जो जनरली हमको मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलेगा, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर तो टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। और यदि हम मोनोकॉट प्लांट्स की बात करें तो मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम देखने को मिलता है, जकड़ा मूल तंत्र, ठीक है ना, या फिर हम उसको एक नाम और दे देते हैं, अपस्थानिक मूल तंत्र, ठीक है ना, अपस्थानिक मूल तंत्र देखने को मिलता है। ओके, तो जड़ें ज़्यादातर सामान्यतः मूसला मूल होती हैं। मूली में जड़ तरकू रूपी, मूली में जड़ तरकू रूपी और सलजम में कुंभी रूपी होती है। मूली में जड़ कैसी मिलेगी, तरकू रूपी, ठीक है ना, मूली में जड़ तरकू रूपी। और सलजम के अंदर कैसी मिलती है, सलजम के अंदर कुंभी रूपी मिलती है। सलजम में कैसी मिलेगी, कुंभी रूपी जड़ देखने को मिलेगी, ठीक है ना, कुंभी रूपी जड़ देखने को मिलती है। ओके, अब इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलेगी। आप यदि मूली को ढंग से देखोगे ना तो मूली का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है, गुलाई लिए हुए होता है। और जो गाजर का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, गाजर का जो ऊपरी हिस्सा होगा वो कैसा होगा, गाजर का ऊपरी हिस्सा चौकोर होता है। जैसे हम इस चीज़ को समझना चाहें तो इस चीज़ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मूली जो देखने को मिलती है ना वो यहाँ से गुलाई होती है इसके अंदर, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, नेपी फॉर्म। ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी नेपी फॉर्म। और इसमें यहाँ पर ये पत्ते लगे हुए होते हैं, ठीक। अब यदि हम इसी के रेफरेंस में गाजर की बात करें तो गाजर यहाँ से कैसी होती है, ऊपर से चौकोर होगी ये थोड़ी सी इस प्रकार से, तो ये नेपी फॉर्म नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। ये गाजर इस टाइप की देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब ये अंतर आता है हमारे सामने, मूली में जब मूली तरकू रूपी और सलजम में कुंभी रूपी होती है, ठीक है ना। तने की यदि हम बात करें तो तना प्राय ऊर्ध बेलनाकार शाखित एरेमुल होता है, ठीक है ना। तना प्राय ऊर्ध, तना कैसा मिलेगा, तीसरा पॉइंट आता है हमारा स्टेम। तीसरा पॉइंट क्या आएगा हमारा, स्टेम। तना कैसा मिलेगा, प्राय ऊर्ध का मतलब सीधा, इरेक्ट। ऊर्ध का मतलब क्या होगा, इरेक्ट, सीधा, ठीक है ना, यानी तना सीधा खड़ा हुआ होगा, ठीक। देखो डाइकॉट फैमिलीज़ के अंदर तने की जो कंडीशन मिलेगी वो ऊर्ध ही देखने को मिलेगी हमको ज़्यादातर, ठीक है ना। ऊर्ध बेलनाकार तथा शाखित एरोमिल होता है। ऊर्ध बेलनाकार व शाखित एरोमिल होता है, ब्रांच्ड होगा। शाखित का मतलब ब्रांच्ड होगा, तथा एरोमिल होता है, यानी इसके ऊपर रोम सदृश संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं, ठीक है ना। रोम सदृश संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं, ठीक। अब हमारे पास में तीसरा पॉइंट आता है पत्तियां, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, तीसरा पॉइंट कायिक लक्षणों में तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में लीफ, ठीक। तीसरा पॉइंट हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, लीफ आ जाता है, ठीक है ना। तो अब लीफ की बात करते हैं, ठीक। लीफ के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लीफ में पत्तियां प्राय सरल एकांतरित। पर्ण कैसी होंगी भैया, पर्ण की यदि हम बात करें, लीफ क्रूसीफेरी कुल के अंदर पत्तियां कैसी मिलेंगी, क्रूसीफेरी कुल में पत्तियां कैसी मिलेंगी, देखो प्राय सरल एकांतरित, सरल सिंपल लीफ देखने को मिलेगी, ठीक है ना, कंपाउंड लीफ नहीं होगी। एकांतरित अल्टरनेट होगी, कैसी होगी, एकांतरित अल्टरनेट होगी, ठीक है ना। अनुपर्णी तथा पिच्छाकार रूप से कटी फटी होती है, अनुपर्णी, ठीक है ना, यानी अनुपर्ण अनुपस्थित होगा, ठीक है ना। पत्तियों के आधार पर क्या होगा, अनुपर्ण उपस्थित होगा, अनुपर्णी। देखो अनुपर्ण की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर लीफ दो टाइप की हो जाती है, अनुपर्णी तथा अनुपर्णी, ठीक है ना, यानी स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट, ये अलग अलग फैमिलीज में होंगी। तो इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके अंदर अनुपर्ण होगा और किसके अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। अनुपर्णी तथा पिच्छाकार रूप से कटी फटी होती हैं, तथा पिच्छाकार रूप से कटी फटी होती हैं, पिच्छाकार रूप से कटी फटी होती हैं, पिच्छाकार रूप से कैसी मिलती हैं, कटी फटी होती हैं। ओके, तो ये हमारे कायिक लक्षण कंप्लीट हो गए, यानी कहने का मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स,
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स CHARACTERS है ना। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की यदि हम बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रकृति। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, नेचर। जनरली जो इस कुल के पादप होते हैं कैसे होते हैं, शाकीय हर्बीशियस नेचर के होते हैं, ठीक। हर्बीशियस नेचर के होंगे मोस्टली प्लांट्स तो। लेकिन अब हम इसके अंदर एक पॉइंट देखते हैं कि ब्रेसिका ये कैसी होती है, शाकीय होती है। द्विवर्षीय में कौन कौन आएंगे, मूली और सलजम, ठीक है ना। मूली और सलजम कैसे पादप हैं, बाई एनुअल प्लांट्स हैं। और बहुवर्षीय पादपों में आता है पारसीनिया, ठीक। फिर इसके बाद पहला पॉइंट आता है जड़, तना और पत्ती, ठीक है ना। रूट, स्टेम एंड लीफ, इन तीनों की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रूट के बारे में पढ़ते हैं कि प्राय कैसा पाया जाता है, इसमें मूसला मूल तंत्र, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। क्रूसीफेरी कुल में जनरली कैसा देखने को मिलेगा हमको, टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। फिर टैप रूट सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसके अंदर टैप रूट सिस्टम के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा कि टैप रूट सिस्टम के अंदर मूली तरकू रूपी, ठीक। और सलजम कैसी होती है, कुंभी रूपी होती है। मूली कैसी होगी, तरकू रूपी, और सलजम कुंभी रूपी होगी। इनमें हमने डिफरेंस देखा। अब स्टेम कैसा होगा भैया, स्टेम की बात करते हैं। देखो जनरली जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इनका जो स्टेम होता है ना, ये ऊर्ध्व होता है। कैसा होता है, ऊर्ध्व होता है, ठीक। अब इसके अलावा यानी जो डाइकॉट स्टेम होंगे ये थोड़े मजबूत होते हैं। मोनोकॉट के स्टेम तो कैसे मिलेंगे हमको, कमज़ोर मिलेंगे। तो मोनोकॉट के स्टेम तो कमज़ोर होते हैं, तो इस वजह से उनमें तो ये दिक्कत रहती है कि वो प्लांट्स तो क्या कमज़ोर होते हैं, तो उनका जो तना होता है वो ऊर्ध्व नहीं होता है। अब यहाँ पर डाइकॉट फैमिलीज़ में जब हम पढ़ेंगे तो तना कैसा होगा, ऊर्ध्व होगा, बेलनाकार होगा, शाखित होगा, ब्रांच्ड होगा, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा यहाँ पर जो तना हमको देखने को मिलेगा कैसा मिलेगा, एरोमिल, यानी रोम सदृश संरचनाएं तने के ऊपर नहीं पाई जाएंगी। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा पर्ण लीफ। लीफ कैसी होती है, देखो दो टाइप की हो सकती है, सिंपल हो सकती है और एक कंपाउंड हो सकती है। सिंपल लीफ जो होती है, जनरली हम जो लीफ देखते हैं वो सिंपल लीफ होती है, लेकिन कई प्लांट्स के अंदर लीफ कंपाउंड लीफ में बदल जाती है। यानी जब लीफ लेमिला कटा फटा हो जाए और कट फटने के बाद उसकी मिड ड्रिप तक वो आकर के पहुंच जाए, कटान बिंदु मिड ड्रिप तक आकर पहुंच जाए, और मिड ड्रिप तक आकर पहुंचने के बाद वो पत्तियां ही पर्णकों में बदल जाए, तो वो क्या क्या कहलाएगी, कंपाउंड लीफ कहलाएगी। पर्णकों में बदल गई तो वो कंपाउंड लीफ कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर हमको कैसी देखने को मिलेगी, सरल पर्ण, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा एकांतरित होगी, अल्टरनेट होगी, ठीक है ना। यानी एक पर्ण इधर, एक पर्ण इधर, एक पर्ण इधर, एक पर्ण इधर, ठीक है ना। अपोजिट नहीं होगी एक दूसरे के, है ना, अपोजिट नहीं होंगी, सम्मुख नहीं होंगी, ठीक है ना। इसके अलावा अनुपर्णी होगी, यानी इनके अंदर अनुपर्ण उपस्थित होगा। प्लस इसके अलावा पिच्छाकार रूप से ये कैसी होती हैं, कटी फटी होती हैं। पिच्छाकार रूप से कैसी होती हैं, कटी फटी होती हैं। अब इसके बाद हमारा देखो इसमें विभेदात्मक लक्षण कंप्लीट हो गए। विभेदात्मक लक्षण कंप्लीट होने के अलावा इसमें हमारे कायिक लक्षण कंप्लीट हो गए। और कायिक लक्षण कंप्लीट होने के अलावा हमने देखो पहला पॉइंट देखा हमने वर्गीकरण, ठीक। हर फैमिली में सबसे पहले हम बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण देखने के बाद विभेदात्मक लक्षण देखेंगे, और विभेदात्मक लक्षण देखने के बाद उसमें हम क्या देखेंगे, उसके कायिक लक्षण। कायिक लक्षणों में प्रकृति, जड़, तना और पर्ण, ठीक है ना, रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में देखेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्रूसीफेरी कुल के ही पुष्पीय लक्षणों को चालू करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट उसी ऑर्डर में चलेंगे, पुष्पक्रम, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, बीज, फल, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, और फिर उसके बाद उस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। धन्यवाद। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्रूसीफेरी कुल के पुष्पीय लक्षणों को स्टार्ट करेंगे।